चलिए अब हम लोग आज तीसरा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। रेडी है आप लोग? आप लोगों लगा दीजिए। आप लोग यहाँ पर उपस्थित है पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले आपका स्वागत है तीसरा चैप्टर में जिसका नाम है परिवहन, ट्रांसपोर्ट, है ना। परिवहन परिवहन के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। क्या जानते हैं? बोलिए। कोई बच्चा बोल रहा था तही ना, बोलिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी कि गंतव्य स्थान तक कोई अगर पहुंचा देता है या पहुंच जाते हैं तो यही चीज क्या कहलाता है? परिवहन। और पहुंचाता कौन है? गाड़ी, है ना। तो वह परिवहन का कार्य करता है और उसी को क्या बोलते हैं? वाहन। क्या बोलते हैं? वाहन। कुछ बातें हुई थी पहले और फिर से उसी बात पर अभी नहीं चलना है, आगे बढ़ना है। बढ़ जाए? तो चलिए हम लोगों को पढ़ लेना है परिवहन के बारे में। थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत बेजोड़ हो जाए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं परिवहन। लाइट ड्यूटी देख लीजिए, सब सही है ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है? परिवहन, है ना। ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं परिवहन। बायोलॉजी में चल रहे हैं हम लोग परिवहन के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए परिवहन का मतलब क्या है, आप एकदम सिंपल तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपको, आप लोग गोह के वासी हैं। कहाँ के वासी हैं? गोह के बच्चे हैं। और आपको जाना है पूजा करने के लिए मंगला गौरी गया। कहाँ जाना है? गया। तो गया जाना है तो गया जाने के लिए आप किसी न किसी चीज का सहारा लीजिएगा। चाहे आप गया पहुंचिएगा साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, जीप से, बस से, यही सब चीज से न पहुंचिएगा। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आप अपने, है ना, मंगला गौरी तक पहुंचने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? वाहन। क्या कहलाता है? वाहन। और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई कि गोह में आपने जो है से कार पर बैठा, मोटरसाइकिल पर बैठा, बस पर बैठा और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, तो यह जो सिस्टम बना वह क्या कहलाया? परिवहन। और इसमें जितने चीजों ने काम किया वह कहलाया परिवहन तंत्र। जैसे गाड़ी है और गाड़ी के चलने के लिए मार्ग है ये नहीं है तो गाड़ी चल पाएगी? गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है तो क्या गाड़ी चला पाइएगा? नहीं। आप जब गाड़ी चलेगी ही नहीं तो आप अपने स्थान तक पहुंच जाइएगा? नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राइवर है, आप खुद हैं, रास्ता भी बहुत बढ़िया है और वाहन है ये नहीं है, तब भी आप पहुंच पाइएगा अपने गंतव्य स्थान तक? नहीं पहुंचिएगा। यानी कि परिवहन का कार्य करने के लिए जिस तरह से हर चीजों की जरूरत होती है उसी तरह से हमारे शरीर में बस कार के तौर पर कौन काम करता है? वाहन का ब्लड। कौन ऐसा शरीर में हमारा चीज है जो ऊपर से नीचे तक हर जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहता है? तो क्या आंसर दीजिएगा? ब्लड। जो ऊपर से नीचे तक गति क्या होता है? वो करते रहता है। उसका एक अपना स्पीड होता है जिसके मुताबिक वह गति करते रहता है। क्या बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा आप लोग? तो वाहन के तौर पर हमारे शरीर में कौन कार्य करता है? ब्लड। लेकिन क्या ब्लड को माने ब्लड को चलाने के लिए भी कोई ना कोई चीज है ना। जैसे बस को चलाने के लिए जिस तरह से ड्राइवर है, तो क्या ब्लड को चलाने के लिए भी हमारे शरीर में कोई चीज है? उस चीज को क्या बोलते हैं? हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट। हार्ट क्या करता है? एक तरह से पंपिंग का काम करता है। हार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट पंपिंग का काम करता है, यानी कि ब्लड को ठेलने का काम करता है और उसको शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। और निश्चित तौर पर जैसे आपको माने रेलगाड़ी चलने के लिए रेलवे लाइन बिछा होता है, बस, ट्रक, मोटर गाड़ी चलने के लिए आपका रोड बनाया जाता है। तो क्या आपके जो ब्लड वाहन है उसको चलने के लिए भी हमारे शरीर में रोड वगैरह बना हुआ है? रेलवे लाइन बिछा हुआ है? तो हाँ, बिछा हुआ है। ये नहीं है कि ब्लड सब जगह चलता है, नहीं। उसको जो है चलने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, वह जिस रास्ते पर चलता है उसको बोलते हैं धमनी और उसी को बोलते हैं सीरा। धमनी और सीरा में ब्लड, है ना, गतिमय करता है, गतिमान रहता है, यानी कि वहां पे घूमता है। समझ में आ गई बात है?
तो धमनी और सीरा में जो है से ब्लड अपना है ना रास्ता बना करके चलते रहता है ना, केशिकाओं में जाता है। तो कहने का मतलब है कि आम तौर पर परिवहन जो आप देखते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम जो देखते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कैसे होता है, जिस तरह से बातों को देखते हैं, वही चीजें हमारे शरीर के भी अंदर में होता है। ये नहीं कि पूरा आंख मेरी ऊपर रहे, आप ब्रेन कहीं दूसरा जगह लगाए हुए हैं, तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चैप्टर समझने के लिए आपका आंख भी मेरी तरफ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, और आपका जो है ब्रेन भी बोर्ड तक ही होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कान से सुनिए, निकाल दीजिए, आंख टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आप ब्रेन कहीं और लगाए हुए हैं। सबका ध्यान यहाँ है? सीधा बैठ जाइए पहले। तब हम लोगों ने परिवहन का क्या परिभाषा दिया, तो भैया परिवहन क्यों जरूरी है, या ब्लड वाहन का काम कैसे करती है, क्यों करती है। तो भैया आप जो भोजन करते हैं, जो आप लोग भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन करते हैं। तो आखिर ये ऊर्जा शरीर में कहीं ना कहीं तो बनता होगा, बोलिए बनता होगा कि नहीं बनता होगा? और जब ये बनता होगा तब ना हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती होगी, और सब जगह ये कैसे पहुंच जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान में रख करके हम लोग आज इस चैप्टर का बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे परिवहन में। देखिए, जैसे आप जो भोजन करते हैं, तो भोजने में तो सारे चीज पाए जाते हैं। जैसे भोजन जो आप लेते हैं, उसी में कार्बोहाइड्रेट है, उसी में वसा है, उसी में प्रोटीन है, उसी में विटामिन है, उसी में खनिज है ना। सारा चीज तो इस भोजने में है, और उस भोजन से इन सारे पोषक तत्वों को निकाल करके शरीर के उस जगह तक पहुंचाने का काम ब्लड का है, जो जहां तक है ना हमारे शरीर की उन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उस जगह तक पहुंचाना। और यही नहीं, खराब पदार्थों को भी निकाल करके हमारे शरीर से बाहर निकालने का ये पूरा सिस्टम परिवहन का काम का होता है। इसको परिवहन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो परिवहन की परिभाषा हम लोग क्या देंगे, परिवहन का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या देंगे, तो उपयोगी पदार्थ। क्या देंगे? उपयोगी पदार्थ। ध्यान से देखिएगा, उपयोगी पदार्थ यानी कि इसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। उपयोगी पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? पोषक तत्व को उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके, उपयोगी पदार्थ पोषक तत्व को उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके, उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर, मूल स्रोत से प्राप्त कर। अच्छा, तो ये जो पोषक तत्व का मूल स्रोत क्या है? भोजन। अरे पोषक तत्व कहां से प्राप्त होता है? भोजन से, जिसका हम सूत्र भी आपको बताए थे, C6H12O6। श्वसन में आपने पढ़ा भी था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक, एकदम ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक कोशिका तक, है ना, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। क्या करना? पहुंचाना। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, यही ना परिवहन कहलाएगा जी। तो ये तो उपयोगी पदार्थों को तो पहुंचा दिया, समझे कि नहीं? इतना ही से नहीं, तथा अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी माने जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, अनुपयोगी या उसी को कहिए हानिकारक पदार्थ, या हानिकारक पदार्थ। क्या बोलेंगे इसको? हानिकारक पदार्थ को उस स्थान पर, को उस स्थान पर, है ना, किस स्थान पर? उस स्थान पर पहुंचाना, उस स्थान तक पहुंचाना कर दीजिए, उस स्थान तक पहुंचाना। एक मिनट, उस स्थान तक पहुंचाना जहां से वह शरीर से क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। जहां से वो शरीर से बाहर चला जाए, जहां से वो शरीर से
बाहर चला जाए, शरीर से बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, यानी कि गंतव्य स्थान इसको बोलते हैं, अंतिम स्थान, गंतव्य स्थान, है ना शरीर से कहाँ चला जाए, गंतव्य स्थान, यानी कि शरीर से बाहर चला जाए, है ना। क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान माने चला जाए, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, परिवहन कहलाता है। आ गया समझ में। जो भी मूल स्रोत से हमने पोषक तत्व की प्राप्ति किया, तो आपको ही पता है, जब पोषण पढ़े होंगे और पाचन की क्रिया हमने पढ़ाया होगा, तो आप जानते हैं कि मुख गुहा में भोजन डालते हैं, है कि नहीं, और पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आपके शरीर से क्या कर लिया जाता है, भोजन से ले लिया जाता है, ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड इन चीजों को ले करके हमारे शरीर में इधर से उधर घूमते रहता है, और शरीर के जिस कोशिका को, चूंकि कोशिका से ही उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक से ही अंग का निर्माण होता है, और अंग से ही अंग तंत्र बनते हैं, और पूरे अंग तंत्र से ही बॉडी का निर्माण होता है, यही ना आप लोग जानते हैं। तो कोशिका जो है, तो हर एक कोशिका तक ब्लड जो है लेकर के जब घूमता है, और जिस कोशिका को जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है, वह उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन जैसे ही अगर ऑब्जर्व करेगा, चूंकि ऊर्जा का निर्माण कोशिका में ही होता है, चूंकि प्रत्येक कोशिका भी आप लोग पढ़े हैं कि कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, जो ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका जब आप लोग पढ़ते हैं, तो कोशिका में हमने बताया है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक अंग है, जहां पे क्रेब्स साइकिल चलता है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया कीजिएगा, तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत में आप कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और यह ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाता है, आपके भोजन के साथ, और भोजन कोई क्या कर देता है, तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, तोड़ने का काम। श्वसन में पढ़ाए थे ना, याद है ना। ऑक्सीजन भोजन को क्या करने लगता है, तोड़ने का काम करने लगता है। कहाँ पे टूटता है, कौन इसको तोड़ने के लिए मजबूर करता है, तो कोशिका के अंदर में मौजूद उसका एक अंग है, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे ही इसको तोड़ेगा, तो क्या बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, और प्लस में शरीर में क्या बनेगा, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में बनता है, एटीपी, 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या उत्पन्न करता है, तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो जैसे ही आप भोजन कीजिएगा, यानी कि मूल स्रोत लीजिएगा, और जैसे ही आप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही लेंगे, तो इसमें से क्या बन जाएगा, ये ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। ऊर्जा प्रत्येक कोशिका तक क्या हो जाएगा, पहुंचा देना है काम इसका, किसका, ब्लड का। ब्लड सब जगह उसको क्या करेगा, पहुंचा देगा। और अनुपयोगी चीज, इसकी जरूरत हमारे शरीर को है, अच्छी बात है। जल की भी जरूरत हमारे शरीर को है, अच्छी बात है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है हमारे शरीर को, हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अनुपयोगी। क्या हो गया, अनुपयोगी। तो इस अनुपयोगी को भी वही ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड में पाया जाने वाला क्या चीज, हीमोग्लोबिन, वहां से कोशिका से ले लेगा। वहां से क्या, कोशिका जब ऊर्जा बना लेगा, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा उसको ले लेगा, और अनुपयोगी, यह हानिकारक पदार्थ है हमारे लिए, यहां से उठाएगा, कहां से, कोशिका से उठा करके इसको कहां पहुंचा देगा, जहां से शरीर से यह बाहर चला जाए, यानी कि वायु कोष्ठक को दे देगा, और वायु कोष्ठक उसको क्या करेगा, सांस के तौर पर शरीर से बाहर निकाल देगा। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। समझे कि नहीं। तो अब देखिए, इस परिवहन के कार्य में
इस परिवहन के कार्य में बहुत सारे तंत्र काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग मिल करके काम कर रहे होंगे। तो हम इस बात को भी लिखेंगे तथा उस तंत्र को उस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। जितना तंत्र परिवहन के कार्य करेगा, जितना तंत्र, जितना अंग हमारे शरीर का मिल करके परिवहन के कार्य को करेगा, उसी को क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र। उस तंत्र को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे आप पाचन कर रहे थे, तब पाचन जब पढ़े थे तब पाचन में भी बहुत सारे अंग मिलकर के काम कर रहे थे ना। आप जैसे ही मुंह में भोजन को डाले तो वहां पे दांत काम करना शुरू कर दिया। दांत उसको क्या करने लगा? भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करने लगा। वहां पर जीभ जो है सो उसके स्वाद को लेकर के, है ना, लार ग्रंथि को दिया, और लार ग्रंथि में पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये सब मिलकर के वहां कुछ एंजाइम को क्या किए? कुछ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम किया, यानी कि तोड़ना ही तो पाचन है। फिर वहां से क्या किया? तो आपके शरीर के जो अंग है, जैसे मुख गुहा के अंदर में दांत, जीभ, लार ग्रंथि, उसके बाद जैसे ही आप नीचे चलते हैं, जिसको एसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप कहे थे, है ना, ग्राही कहे थे, और उसके माध्यम से भोजन नीचे आता है और कहाँ चला जाता है? पेट में। पेट के पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे भाग को फुंडिक कहते हैं, तीसरे भाग को पाइलोरिक कहते हैं। तो इन लोगों ने काम किया, वहां से भोजन छोटी आंत में गया। जैसे ही छोटी आंत में जाने से पहले जो भोजन अम्लीय था, उसको क्षारीय बनाने के लिए वहां हमारे दाहिने साइड में लीवर काम कर रहा था। सहायक अंग के तौर पर लीवर काम कर रहा था। लीवर से निकलने वाला पित्त भोजन को पित्त में बदल देता है। पिता, है ना, पित्ताशय से पित्त निकल करके भोजन को क्षारीय बना दिया। जैसे ही क्षारीय बना दिया, तो इसके ठीक बाएं साइड में पेनक्रियाज है, अग्न्याशय जिसको कहते हैं। उसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, LAT, है ना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। उसके बाद डेडुनम, जेजुनम और इलियम यहाँ तक छोटी आंत में जाते हैं, और छोटी आंत में जा करके भोजन का पूर्ण पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। अनपचा भोजन, अनपचा भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से रेक्टम से होते हुए, है ना, एनस के माध्यम से हमारे शरीर से वह अनपचा भोजन मल के तौर पर बाहर निकल जाता है। तो ये सब क्या थे? तंत्र थे, जो भोजन के पचाने में हम लोगों को मदद कर रहे थे। जब आप श्वसन क्रिया पढ़ रहे थे तो श्वसन तंत्र के भी बारे में पढ़े होंगे। नासिका, है ना, दोनों छेद जहाँ पे बाल जमा होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या है? नासा का पार्ट, नासा का पार्ट के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, श्वास नली जिसको हम लोग ट्रैकिया बोले थे, है कि नहीं? वहां से जब जाएगा तो ट्रैकिया 2 भाग में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, वायु कोष्ठक, ये सब तंत्र काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जब परिवहन पढ़ रहे हैं, तो परिवहन करने के लिए भी बहुत सारे अंग आपके साथ काम करेंगे। तो जो अंग आपके साथ परिवहन में काम करेंगे, तो उनको अगर हम परिवहन तंत्र बोलेंगे तो कोई गलत होगा क्या? तो अब परिवहन तंत्र के बारे में देख लीजिए, इसको साफ कर दे तो ध्यान से समझिएगा। तो अब इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परिवहन, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र। क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में हमारे मानवों में जब परिवहन तंत्र की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो कौन कौन से अंग हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम करते हैं, यानी कि परिवहन हमारा कार्य, वाहन का कार्य कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक तत्वों को कौन ले जाता है? ब्लड। वहां से अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर कौन निकालता है? ब्लड, है ना। और ब्लड को सबसे ज्यादा, ब्लड को पंपिंग कौन करता है? ब्लड को गतिमान कौन करता है? ब्लड को चलायमान कौन करता है? ब्लड को जो है से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वही पढ़ना है हम लोगों को। सबसे बड़ा चीज है जिसका नाम है क्या चीज? हार्ट। क्या नाम है? हार्ट। तो परिवहन तंत्र में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज को देखेंगे, इंपॉर्टेंट सब है, तो वह क्या है? हार्ट। हार्ट मीन्स क्या होता है? हृदय। हार्ट मीन्स क्या होता है? हृदय। उसी को आप लोग बोलते हैं दिल। क्या बोलते हैं? दिल, है कि नहीं? दिल, जिसका इस्तेमाल आप लोग तीर चला करके पटाने में करते हैं, जिसका यूज नहीं है। इसका यूज मुख्य तरीके से ब्लड को पंपिंग करने में है, इसको प्यार करने में नहीं है।
बात समझ में आ गई ना। लेकिन जैसे ही हम लोग कहते हैं दिल, तो दिल का मतलब होता है लव यू। दिल का मतलब क्या है आप लोग समझते हैं? आई लव यू। नहीं, इल्लू इल्लू मत कीजिए, क्योंकि हो जाएगा फिर पिल्लू पिल्लू, है ना। इसका मेन काम है ब्लड को पंपिंग करना। ब्लड को क्या करना? पंपिंग करना। इसका काम प्यार करना नहीं है, इसका काम पंपिंग करना है। गलत बोलते हैं आप लोग, तो याद रहेगा। और हार्ट किसका पंपिंग करता है? ब्लड का। किसका पंपिंग करता है? ब्लड का। ब्लड को अगर पंपिंग नहीं करेगा तो ये परिवहन का कार्य होगा ही नहीं। ब्लड में क्या होता है? रक्त। रक्त मीन्स क्या होता है? खून। खून मीन्स क्या होता है? रुधिर। उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? लहू, है कि नहीं? तो ये ब्लड है जिसके बारे में आपको हमने जब उत्तक चैप्टर पढ़ाए होंगे तो ब्लड के बारे में बहुत ढंग से आपको पढ़ा दिए होंगे। संवहन उत्तक है। वहन, वहन मीन्स वाहन, और सब जगह जाता है संवहन, है कि नहीं? संवहन उत्तक है। तो आपको परिवहन तंत्र में पहला चीज क्या है? हार्ट। दूसरा चीज क्या है? ब्लड। तो ब्लड का जने मन तने इधर 5 लीटर, इधर 4 लीटर, इधर 2 लीटर, ऐसे जाएगा कि उसका कोई रास्ता होगा चलने के लिए? तो जिस रास्ते से वो जाता है उसका रास्ता दू है। कै गो है? दू है। एक जाता है धमनी से और दूसरा जाता है सीरा से, है ना। जैसे ही आप हथवा काटते हैं, है ना, कि हम तुम्हारे प्यार में नहीं रहेंगे, काट लिए हाथ, उस सीरा कटाता है, धमनी कटा जाएगा तो गए काम से, यमराज के पास जाइए। और पांचवा चीज है केशिकाएं। क्या है? केशिकाएं। केशिकाएं जहां धमनी सबसे या महाशिरा सबसे पतला जगह जहां ब्लड का स्राव होता है, केशिकाओं तक जाता है। तो ये चीज जो हो गया परिवहन तंत्र का, ये सब पार्ट है जो परिवहन तंत्र करने में, परिवहन करने में मदद करता है। तो जो जो चीज परिवहन करने में मदद करता है उसमें सबसे प्रमुख क्या है? हार्ट। दूसरा क्या है? ब्लड। तीसरा क्या है? धमनी। चौथा चीज क्या है? सीरा। पांचवा चीज क्या है? तो ये तो जब हम मानव का परिवहन तंत्र पढ़ाएंगे तब नहीं सबका अध्ययन करेंगे। अभी उससे पहले और कुछ बातों को जानकारी प्राप्त कर लीजिए। प्रत्येक जीवों में परिवहन की विधि को समझ लेते हैं। प्रत्येक जीवों में क्या समझ लेते हैं? परिवहन की विधि। जैसे हम लोग में तो ये सब काम करेगा, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे में परिवहन कौन करता है? एक कोशिकीय जीव में परिवहन कौन करता है? सरल बहुकोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में परिवहन कैसे होता है? मत्स्य में परिवहन कैसे होता है? सारे चीजों को देखना होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों में परिवहन की विधि। अब हम लोग कौन सा चीज पाठ पढ़ेंगे? जीवों में परिवहन की विधि। देखिए अगला टॉपिक है जीवों में परिवहन की विधि। अब इसको देख लेते हैं, परिवहन की विधि। यहां तक की बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में, ये समझ में आया सबों को? ये समझ में आ गया। तो अब इसको देख लेते हैं, जीवों में परिवहन की विधि। और सबसे पहले वैसे जीव में परिवहन कैसे होता है ना, जो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। अब आप लोग जानिए कि एक कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है। यानी कि परिवहन का मतलब कि उनमें भोजन, उनमें सारे चीज एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचते हैं, उसी को ना परिवहन कहेंगे। तो एक कोशिकीय जीव में परिवहन देख लीजिए कैसे होता है और आप इसका क्या आंसर दीजिएगा। तो जरा सा जानते हैं। सबसे पहले कोशिका आपस में मिल करके क्या बनाता है? उत्तक। उत्तक आपस में मिल करके क्या बनाता है? हाँ, इतना तो सब समझ लिए। यानी कि अंग बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है और उत्तक बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? यानी कि अंग बनाने के लिए कोशिकाओं के, ढेर सारी कोशिकाओं को एक साथ आना पड़ेगा, है ना, तभी ना उत्तक बनेगा। और ढेर सारे जब उत्तक रहेंगे तब ना उस तरह का अंग बनाएंगे, बताइए। लेकिन जो कोशिका एक ही कोशिका से बना हुआ है, तो भैया उत्तक बनाने के लिए भी कोशिका की जरूरत है। ये एक ही कोशिका से ही बना हुआ है, तो क्या इसमें उत्तक का निर्माण हो सकता है? ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं, क्या उनमें उत्तक का निर्माण होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही कोशिका से उनका पूरा शरीर ही बना हुआ है। और कोशिका ढेर सारा रहेगा तब उत्तक बनेगा, और ये तो एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो वैसे जीव जो एक ही प्रकार के कोशिका से बने हैं उनमें उत्तक का निर्माण नहीं होगा, और उत्तक जब नहीं बनेगा तो अंग का निर्माण नहीं होगा। तो अब आप बताइए ना, क्या एक कोशिकीय जीव में अंग होते हैं?
नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से हुआ है और अंग बनाने के लिए कोशिका का समूह होना जरूरी है, क्योंकि कोशिका के समूह क्या बनाता है? उत्तक, और उत्तकों का समूह क्या बनाता है? अंग, है ना? इसमें कहीं है ये नहीं है, ढेर सारी कोशिका रहेगा तब ना अंग का निर्माण करेगा। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं से? तो वैसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उनमें अंग ही नहीं होता है, उनमें अंग क्या होता है? होता ही नहीं है। क्लियर हो गया? वैसी कोशिका किसको किसको कहते हैं? जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना, यूग्लिना कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अब इसके बाद देखिए क्लेमाइडोमोनास, क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास, ये भी ये सब क्या है? एक कोशिकीय हैं। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जब उनमें अंग होइबे नहीं करता है, जब उनमें अंग होइबे नहीं करता है, तो मूल स्रोत से जो हम लोग पोषक तत्व होंगे, तो जैसे हम लोगों के पोषक तत्व को ले जाता है ब्लड, और उसको फिर ब्लड क्या करता है? ब्लड को पंप करता है हार्ट। हार्ट जो जिस रास्ते जाता है उसको कहते हैं, माने ब्लड जिस रास्ते जाता है उसको कहते हैं धमनी। इसमें कुछ वो सब की जरूरतें नहीं है, इसमें कोई अंग विशेष अंग है ये नहीं है। तो वो तो शरीर के किसी भी भाग से कोई चीज ले लेगा, खा लेगा, और किसी भी भाग से वह निकाल देगा, है कि नहीं? इसका कोई भोजन करने का अंग नहीं है ना? कोई खास अंग नहीं है। और शरीर से, है ना, अनपचा भोजन को निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं है। तो ऐसे विधि जो परिवहन का काम करता है उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि से। जिस विधि से वह भोजन को या परिवहन करता है या किसी चीज का परिवहन करता है, वह विधि कौन सी विधि कहलाती है? विसरण। इसके लिए कोई खास चीज नहीं होता, उसमें कोई हार्ट नहीं होता है, कोई ब्लड नहीं होता है, कोई, है ना, धमनी सिरा उसमें नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विसरण विधि। तो एक कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। विसरण विधि से। कैसे होता है परिवहन? विसरण विधि से। समझ में आ गई बात? एक कोशिकीय जीव में, है ना, परिवहन की विधि कैसे होती है? विसरण विधि। दूसरा, वह पदार्थ जो सरल है और बहुकोशिकीय है। कैसा है? बहुकोशिकीय। जीव में परिवहन, जीव में परिवहन। अब देख लीजिए ये क्या है? एक कोशिकीय जीव आपको दिखाई भी कम देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होते हैं। क्या होते हैं? छोटा होते हैं। एक ही वो कोशिका से मिलकर के बना होगा तो कितना हमको दिखाई देगा? क्या जी? लेकिन वह जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तभी वह दिखाई देता है। हाँ, ये बात है कि जो जीव जितना बड़ा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। अब इस हिसाब से आप हमको बताइए, चूहा में ज्यादा कोशिका होगा कि हाथी में? सिंपल सी बात है कि हाथी में ज्यादा कोशिका होगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत विशाल है, और जिसका शरीर ज्यादा बड़ा होगा उसमें ज्यादा कोशिका होगा। जिसका शरीर कम होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। आगे समझ में? तो सरल बहुकोशिकीय जीव, हम लोग कैसे जीव हैं? हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन क्या हम लोग सरल हैं? नहीं, हम लोग जटिल बहुकोशिकीय जीव हैं। हम लोग कैसे हैं? जटिल, कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत बड़ा है। हम लोगों का शरीर क्या है? बड़ा है, और बड़ा है तो जटिल है। जिसको आप देख सकते हैं आंख से वो जटिल है, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, है ना, वह क्या है? सरल है। बात समझ में आ गई ना? तो सरल बहुकोशिकीय जीव में परिवहन, तो यह तो बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन कैसा बहुकोशिकीय जीव है? सरल। उसके अंतर्गत में आता है शैवाल। क्या आता है? शैवाल। क्या आता है? शैवाल। शैवाल मीन्स क्या चीज? आप कभी चापाकल पर या नदी, नहर, तालाब में गए होंगे, उस जगह पर आप जाइएगा जहां पे पानी गिरता है ज्यादा, तो आपको काला या हरा टाइप का कुछ पदार्थ जमा हुआ दिखाई देगा, और पैर जाएगा तो आप फिसल जाइएगा। ऐसा चीज देखे हैं? जिसको आप क्या कहते हैं? देहाती भाषा में क्या कहते हैं? काई बैठल है। क्या बैठा हुआ है? काई। उस वही क्या है? सरल बहुकोशिकीय जीव है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल।
क्या बोलते हैं? शैवाल। और वह कैसा जीव है? सरल बहुकोशिकीय जीव। तो उसमें परिवहन कैसे होगा? तो चूंकि बहुकोशिकीय में अगर सरल है तो उसका भी परिवहन कैसे होगा? विसरण विधि से होगा। कैसे होगा? विसरण विधि से। यानी कि विसरण विधि का मतलब हो गया कि उसमें कोई अंग खास नहीं है जो परिवहन का कार्य करेगा। समझे कि नहीं? कोई खास अंग नहीं है जो स्पेशल परिवहन का कार्य करेगा। आपको परिवहन, आपके शरीर में परिवहन करने के लिए खास अंग है। समझे कि नहीं? जैसे ब्लड है, हार्ट है, धमनी है, सिरा है, ये सब हैं जो खास अंग है जो परिवहन का कार्य करते हैं। लेकिन इसमें कोई खास अंग नहीं है जो परिवहन का कार्य करता है। तो इस विधि को हम लोग कौन सी विधि कहते हैं? विसरण विधि। तो आपसे कोई पूछेगा कि सरल बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन कैसे होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? आ रहा है समझ में? कैसे होता है? विसरण विधि। तीसरा देख लीजिए। अब थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। यहां तक बात समझ में आ गई? तीसरा आइटम देख लीजिए, तीसरा चीज देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप हमको बताइए कि पेड़ पौधों में वैसे पेड़ पौधा, दो तरह के पेड़ पौधा है। एक पेड़ पौधा है जो इतने छोटे हैं जिसको देखना बहुत मुश्किल है, और एक पेड़ पौधा है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? तो पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। चूंकि इतना विशाल विशाल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी या बहुत ज्यादा संख्या में होंगी, है कि नहीं? तभी तो ये इतने बड़े हैं। तो वह अब जान लेंगे हम लोग तीसरा बात में कि पेड़ पौधे में, देखिए देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे में दो बातें हैं। पेड़ पौधे, एक पेड़ पौधे जो काफी छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं, है ना, छोटे छोटे, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। तो जिसको हम देखबे नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा छोटा होंगे, तो सीधी सी बात है कि उनमें परिवहन की क्रिया कैसे होगी? विसरण विधि से। आपको समझ में आ गया बात? लेकिन जो पेड़ पौधे बड़े हैं, कैसे हैं? बड़े हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, है ना, जिनका अनुभव कर पा रहे हैं कि यह गुलाब का पौधा है, यह अमरूद का पेड़ है, यह केला का पेड़ है, यह जो है जामुन का पेड़ है, यह आम का है, ये धान का पौधा है, ये गेहूं का पौधा है, ये चना का पौधा, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो जिनको आप देख पा रहे हैं वो तो बहुकोशिकीय हो गए, बहुत सारी कोशिकाएं हो चुकी, उनमें अंग हो गए। अब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो ऊतक बनेगा, और ऊतक बनेगा तो अंग बनेगा, और अंग होगा तो अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र जब बन जाएगा तब बॉडी का निर्माण हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो बड़े बड़े पेड़ पौधे में तो बहुत सारे, माने एगो डालिए, एगो डलिया काटते हैं, देखते हैं कितना मनी वजन का निकलता है। तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के वो बनते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे। और उनमें फिर विसरण के द्वारा नहीं होगा, उनमें जो है परिवहन कैसे होगा? तो जैसे मानवों में परिवहन के लिए हार्ट है ना, मानवों में भोजन को, है ना, भोजन के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जैसे हार्ट है, ब्लड है, धमनी है, सिरा है, सारे लोग लगे हुए हैं। उसी तरह से बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें परिवहन करने के लिए एक तंत्र होता है जिसको क्या कहते हैं? संवहन तंत्र। इसका नाम ही है संवहन, जो वहन का कार्य करता है, वाहन का कार्य करता है। कहाँ? सब जगह संवहन तंत्र। और संवहन तंत्र पेड़ पौधा में दो गो होता है। कै गो होता है? दो ठो। एगो के बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। और एगो के बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल। तो जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। पेड़ पौधे में जल को एक जगह से दूसरे जगह कौन पहुंचाता है? जाइलम। जले नहीं पहुंचाता है, जल में घुले खनिज लवण को भी पहुंचाने का कार्य करता है। जल में घुले खनिज लवण को भी पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। और दूसरा चीज होता है फ्लोएम। फ्लोएम मीन्स फल। फ्लोएम मीन्स फल, 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 फ से फल, फ से फ्लोएम। फल माने भोजन, फल माने भोजन। यानी कि भोजन को, भोजन का संवहन कौन करता है पेड़ पौधे में? फ्लोएम। और जल खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम। तो उसमें दो गो परिवहन करने के लिए अंग है ना, जिसको हम लोग संवहन तंत्र कहते हैं, है ना। ब्लड क्या है? संवहन तंत्र है। ब्लड क्या है? संवहन तंत्र है।
एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जाइलम फ्लोएम क्या है? संवहन तंत्र है। जाइलम जल और खनिज लवण को ले जाता है, और फ्लोएम माने किसको ले जाता है? फल को। यानी कि पेड़ पौधों में जो भोजन बनाते हैं उन चीजों को सब जगह पहुंचाने का काम फ्लोएम का है, और जल सब जगह पहुंच जाए इसका काम किसका है ना? जाइलम का है। तो उसमें है ना जी, पेड़ पौधों में संवहन तंत्र है ना, पेड़ पौधों में परिवहन होता है ना, इसका मतलब तो बिल्कुल होता है। क्लियर हो गया इतना तक? थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। पेड़ पौधा इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? जब भी आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए होंगे, पोषण भी पढ़ाए होंगे तो पेड़ पौधों में भी पोषण पढ़ाए होंगे, श्वसन पढ़ाए हैं तो पेड़ पौधों में भी श्वसन पढ़ाए हैं, तो परिवहन पढ़ाएंगे तो पेड़ पौधों में भी परिवहन पढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात ना? और तब जाकर के फिर मानव का पढ़ा देंगे, है कि नहीं? यही ना सिस्टम मेरा चल रहा है पढ़ाने का। तो अब पेड़ पौधों में परिवहन हो गया। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं जटिल जीवों के बारे में। जटिल जीव देखिए ध्यान से, यहीं पर हम बनाते हैं। कहां बना देते हैं? यहीं पर बगल में। देखिए ध्यान से, अब यहां पर कुछ बातों को समझ लीजिए। यहां पर जटिल बहुकोशिकीय वर्ग बनाते हैं। तो ये 3 तक हो गया। चौथा, जटिल बहुकोशिकीय वर्ग, बहुकोशिकीय जीव का वर्ग, जीव का वर्ग। वैसे जीव जो जटिल हैं, जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है, वैसे जीव में सबसे पहला मत्स्य के बारे में देख लीजिए। एक वर्ग होता है मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग का मतलब हो गया मछली वाला वर्ग। मछली में तो बहुत सारे मछलियां हो जाएंगी, रेहू, कतला, गरई, मुरई, सब है कि नहीं? व्हेल ट्वेल सब खाए ना। मछली कितने बच्चे खाते हैं? इसमें हाथ खड़ा कीजिए तो जो खाते हैं सो। बहुत अच्छा है। जो खाते हैं एकदम कंप्लीट खड़ा कीजिए। कोई यहाँ ले जाने ठिकाने की बात नहीं, हम किसी को माना भी नहीं करने जा रहे हैं, और माना करने से कोई फायदा है कि नहीं? है मछली खाने के लिए है, ये तो उसका निर्माण ही हुआ खाने के लिए, तो खाइए, हम कहाँ रोकने वाले हैं। तो मछली, मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मत्स्य वर्ग। तो पूरा पूरा हाथ खड़ा कीजिए जो मछली खाते हैं इससे, पूरा 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 बिना लजाए ठिसाए सब। और बाकी आप लोग नहीं खाते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं खाते हैं वो अच्छी बात है, जो खाते हैं और अच्छी बात है। तो चलिए, मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मत्स्य वर्ग। क्योंकि देखिए, हम मना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बायोलॉजी के टीचर हैं और जरूरी है आपको मछली खाना, समझे कि नहीं? इसलिए हम नहीं मना करते हैं। धार्मिक दृष्टि से है ना, मछली खाने के लिए बात होगा तो भैया ये पाप है, क्योंकि जीवों की हत्या है। लेकिन बायोलॉजिक दृष्टिकोण से बहुत सारा चीज, प्रोटीन की प्राप्ति एकदम सीधे सीधे किससे होती है? मछली से होती है कि नहीं? इसलिए मछली हमारे शरीर के लिए क्या है? उपयोगी है। तो साइंस भी पढ़ाते हैं, धार्मिक भी दृष्टि से काम करते हैं, तो इसलिए हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। मत्स्य वर्ग में मछली का जो ग्रुप है वो हो गया। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, वैसे जीव जो उभयचर हो। क्या हो? उभयचर। एक वर्ग हो गया जिसका नाम है उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग बोले तो जो जमीन पर भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, उसी को ना उभयचर कहते हैं। तो उभयचर में आप एक आदमी का नाम बता सकते हैं? जो जमीन पर भी, वैसा जीव जो जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, बोलिए तो? कछुआ, मेढक, और सांपो है एक आध प्रजाति ऐसा है जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। पानी में भी रहता है और जल में भी रहता है। दोनों देख के बतिया बोल रहे हैं। अरे जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, तो वो हो गया कॉमन उभयचर। मगरमच्छ पानी में भी रहता है, यहाँ भी रहता है। तो एक कॉमन सा वर्ग हो गया, कौन सा? है ना, उभयचर वर्ग। कौन सा वर्ग? उभयचर। तीसरा हो गया, देख लीजिए, तीसरा एक वर्ग है जीवों का, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्टेलिया। क्या कहते हैं? रेप्टेलिया। रेप्टेलिया याद रखिएगा, रेप्टेलिया। इसी को कहते हैं सरीसृप, जो रेंग कर चलता है। वह जीव जो रेंग कर चलता है। रेंग कर चलने वाला जीव का नाम बताइए। अच्छा, आओ, सांप, बिच्छू, छिपकली, आओ, और बोलिए रेंग कर चलने वाला। मगरमच्छो रेंगे के चलता है। ऐसे ऐसे बचपनों मानव में भी बच्चा रेंगिए के चलता है, ऐसे से चलता है कि नहीं? तो आप लोग भी चलिएगा, अगर रेंग करके चलिएगा तो क्या आप लोग रेप्टेलिया हो जाइएगा? नहीं, मानव रेप्टेलिया वर्ग में नहीं आता है। रेप्टेलिया वर्ग में वो आते हैं जो रेंग करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग करके चलते हैं।
देखिए भगवानों बहुत बढ़िया चीज बनाए थे। देखिए पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में भगवान पढ़े थे, लेकिन एक चीज है कि इतना सुंदर बना, जहर भर दिए सांप में लेकिन पैरे नहीं दिए। अगर उसके पास पैर होता तो तनी आतंक नहीं बचाता, है कि नहीं? बोलेगा डस लेंगे, लेकिन भगवान उसको क्या किए? पैरे नहीं दिए। जहर तो भर दिए लेकिन पैर नहीं दिए, है कि नहीं? तो याद रखिए हम लोग में क्या किया? पैर तो दे दिए, है ना, लेकिन जहरे नहीं भरे। लेकिन हम लोग का बातें में इतना जहर है कि नहीं? हम लोग के बात में इतना जहर है कि भैया अगर किसी को लग जाए तो प्राण निकाल देता है, नहीं निकाल देता है? बतिये से ना फांसी लग जाता है, लड़ाई झगड़ा में बतिये से ना आग लगा लेता है, बतिये से ना लोग जहर खा लेता है, बातें ना ऐसा ऐसा बोलता है जिसका ट्रेन में आदमी कट करके मर जाता है। तो हम लोगों का जहर किसमें है? बात में है। ये 2 इंची का चमड़े है, ये इतना खतरनाक है कि ये जान ले भी लेता है और जान बचा भी ले। इसीलिए हर व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए। कैसे बात कीजिए? प्रेम से, मीठा बानी बोलिए, है ना, उससे बहुत अच्छा बात कीजिए, अच्छी बातें सीखिए, है ना, अच्छी बातों को आप बताइए, तभी जो है से आपके जीवन का निर्वहन हो सकेगा। खराब बुझलिएगा तब क्या हो जाएगा? तो आपका जिह्वा खराब हो जाएगा, बोली खराब निकलेगा, बहुत सारी घटनाएं घट देगी। तो रेप्टेलिया हो गया एक और वर्ग। चौथा जो वर्ग होगा मेरे भाई, चौथा जो वर्ग होगा तो एविज वर्ग। कौन सा वर्ग? एविज। एविज को क्या कहते हैं? पक्षी वाला वर्ग। पक्षी में सब पक्षी आ जाएगा, जितने भी पक्षी हैं सब आ जाते हैं। उन सभी का वर्ग कौन सा वर्ग है? एविज वर्ग। उसको कौन सा वर्ग कहते हैं? एविज। कौन सा वर्ग कहते हैं? एविज। और एक वर्ग है जिसका नाम है मेमेलिया। मेमेलिया मीन्स क्या? मेमियाने वाला नहीं, स्तनपाई। वैसे जीव जिसका स्तन होता है और उस स्तन से, है ना, अपने बच्चों को जो दूध पिलाए, है ना, वैसे लोगों को, वैसे जीवों को स्तनपाई जीव या मेमेलिया कहते हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोगों के भी बच्चे स्तन से दूध पीते हैं ना, माँ के स्तन से दूध पीते हैं ना। कुत्ता भी स्तन से दूध पीता है ना। तो गाय, कुत्ता, भैंस, आदमी, सुअर, बकरी, गदहा, घोड़ा, शेर, हुड़ार, बिलार, सब किसमें आएंगे? मेमेलिया में। सब किसमें आएंगे? मेमेलिया में। तो ये सबों के बारे में जरा सा पढ़ लेंगे कि इनके शरीर के अंदर में परिवहन कैसे होता है। परिवहन करने के लिए क्या कोई खास अंग बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, जरा इस पर हम लोग गौर कर लेते हैं। तो जब आप देखेंगे कि, देखिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा जटिल बहुकोशिकीय जीव का वर्ग। तो सबों में परिवहन करने के लिए, सबों में परिवहन करने के लिए क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हृदय। सब में परिवहन करने के लिए क्या होता है? हृदय। हार्ट, दिल होता है। सब में क्या होता है? हृदय। याद हो गया सबको? सब में क्या होता है? हृदय। समझ में आ गई बात? हाँ, ये हो सकता है कि हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है हम लोगों का, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। हार्ट जो होता है, हार्ट, दिल जिसको हम लोग कहते हैं या हृदय कहते हैं, ये हार्ट जो होता है टूटता उठता नहीं है। हम लोग भले कह देते हैं कि दिल टूट गया, दिल टूटता उठता नहीं है, समझे कि नहीं? याद रखिएगा, दिल कभी टूट ही नहीं सकता। टूट गया तो आप टूट जाइएगा। दिल बहुत कोमल अंग है, हल्का सा झटका लगेगा समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही दिल मरा तो आप कैसे जिंदा रखिएगा? तो दिल टूटता नहीं है, दिल फेल कर जाता है। हार्ट क्या होता है? फेल करता है। हार्ट कभी टूटता नहीं है। गाना गलत बना दिया है ना। जो डायरेक्टर था या जो म्यूजिशियन है, जो गाना लिखने वाला है, वो बेचारा बायोलॉजी में कमजोर रहा होगा, नहीं, बायोलॉजी पढ़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से वह दिल टूटने पर गाना बना देता है ना। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मुझे याद करो, है ना गाना ऐसा? क्या ऐसा? दिल टूट ही नहीं सकता है ना। दिल टूटने का चीज नहीं है, ये फेल हो जाता है। दिल, हार्ट फेल कर जाता है, याद रखिएगा। हार्ट क्या होता है? फेल कर जाता है, टूट नहीं सकता है। लेकिन जितने भी गाना बनाए गए हैं, फेल को बोला कि तुम्हारी वजह से मेरा हार्ट फेल कर गया, नहीं, तुम्हारी वजह से दिल टूट गया। नहीं, बताइए, दिल नहीं टूटता है, दिल
फेल करता है। याद रखिएगा बात को। तो हार्ट में चैम्बर होता है। क्या होता है? चैम्बर। हार्ट में क्या होता है? चैम्बर। चैम्बर माने कोष्टक, उसी को वैस में बोलते हैं। चैम्बर को ही क्या बोलते हैं? वैस। समझे कि नहीं? हार्ट में चैम्बर होता है। जैसे अगर मानव का हार्ट लीजिएगा तो हम लोग तो ऐसा दिल बना देते हैं, ये देखिए भयंकर दिल है। ये दिल नहीं है, ये लफ्फू लोगों का दिल है। ये किसका दिल है? लफ्फू लोगों। आप लोग लफ्फू है कि पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वालों का दिल ऐसा नहीं होता, लफ्फू गिरियों का ऐसा ही दिल होता है। इसलिए दिल जो है इसको हटाओ अभी। ये दिल हमारे पास काम नहीं करे। मेरे पास दिल बनाएंगे, हार्ट सिखा देंगे बनाने के लिए, है ना। ये जो भी बनाया था ये लफ्फुओं का था, लफ्फुओं का। लफ्फू समझते? लफ्फू, लफ्फू किसे कहते? लफ्फू घरे बर्थडे नहीं मनाएगा, फील्ड में मनाएगा, गाड़ी एगो भाड़ा पर ले लेगा, केक काटेगा, है ना, बिना मतलब के उलुल जुलुल करेगा, है कि नहीं? वैसे लोग क्या हैं? लफ्फू है। पढ़ने वाला बच्चा का बर्थडे मनाने का फुर्सत है? वो बर्थडे मनाएगा कि पढ़ाई करेगा जी? वो तो दिल यहाँ पढ़ रहा है। दिल कैसा होता है? पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, बहुत जल्दी। आ रहा मजा? तो देखिए, हम लोगों के जो हार्ट होते हैं, हार्ट में चैम्बर होते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये दिल है, मान के चलिए, मान लीजिए, तो इसमें चैम्बर है 4। कितना चैम्बर है? 4। 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। ये चैम्बर कहलाता है। क्या कहलाता है? चैम्बर। इसी को कोष्टक कहते हैं, इसी को वैस्म कहते हैं। चैम्बरवे को कोष्टक या वैस्म कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जिसका जिसका हार्ट है, माने हृदय है, उसमें चैम्बर पाए जाएंगे। समझे कि नहीं? क्या पाए जाएंगे? चैम्बर। ऊपर वाले को कहते हैं अलिंद। अ उ ऊपर, है ना। तो अ से अलिंद और उ से ऊपर। जो ऊपर में देख रहे हैं उसको अलिंद कहेंगे, एट्रियम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एट्रियम। और जो नीचे होता है, बात समझ आ रही है? जो नीचे होता है, तो न से नीचे, नीचे है, और न से निलय, तो नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं? निलय। नहीं, ऐसे खड़ा हो जाइए तो इधर बायां और इधर दायां। जो दायां साइड है तो दायां अलिंद, और इधर है तो बायां अलिंद। नीचे में आइए, ई पट्टी है तो दायां निलय, और ई पट्टी है तो बायां निलय। आ रहा है समझ में? अगर इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊपर वाले को अलिंद। क्या कहते हैं? अलिंद। तो ये हो गया दाहिना अलिंद, ये हो गया बायां अलिंद। ये वाला नीचे वाला को कहते हैं निलय, तो ये हो गया दायां निलय। इधर वाला हो गया बायां निलय। 4 भाग में चैम्बर है ना। तो अब जान लीजिए कि मत्स्य में, मत्स्य वर्ग जो होता है, मछली वाला जो वर्ग होता है, उसमें हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा 2 गो। कै गो चैम्बर? क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछता है अभी सब, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है कि नहीं? तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि मत्स्य में जो हार्ट होता है, मछली वाले वर्ग में जो हार्ट होता है मछलियों का, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। ऊपर नीचे, माने अलिंद निलय, अलिंद निलय। 2 ठो होता है, ऊपर एक ठो नीचे, माने इस टाइप से होगा, ऊपर और नीचे। आगे समझ में? इसके बाद उभयचर प्राणी में देखिए, उभयचर, उभयचर प्राणियों के जो हार्ट होते हैं, उभयचर प्राणियों के जो हार्ट होते हैं, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 3। कितने चैम्बर होते हैं? 3। आगे समझ में? रेप्टेलिया जो वर्ग होता है, रेप्टेलिया जो रेंग करके चलता है, सांप वगैरह में, छिपकली में, बिच्छू में, मगरमच्छ में। तो मगरमच्छ देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, कछुआ है ना। ये सब में कितने हार्ट होते हैं, हार्ट में चैम्बर होते हैं? तो 3। इसमें भी कितना होता है? 3। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे ही हमने मगरमच्छ का नाम लिया तो हमको याद आ गया, मगरमच्छ एक प्रजाति है रेप्टेलिया में, मगरमच्छ। मगरमच्छ में भी एक आता है घड़ियाल। क्या आता है? घड़ियाल। उसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। मगरमच्छ में या घड़ियाल में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 4।
वैसे सारे सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 3। सांप में कितना? 3। कछुआ में कितना? 3। बिच्छी में कितना? 3। मगरमच्छ में कितना? 4। ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। ये भी है रेंग करके चलने वाला, लेकिन इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। पक्षियों के जो हार्ट होते हैं, पक्षियों के जो हार्ट होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4। एविज में कितने चैम्बर होते हैं? 4। अब मेमेलिया में, हम लोगों के हार्ट में, हम लोगों के हार्ट में माने मानव में, कुत्ता में, बिल्ली में, शेर में, बाघ में, भालू में, बंदर में, इन सारे चीजों में, गाय में, भैंस में जो हार्ट होते हैं उसमें कितने चैम्बर होते हैं बताइए? उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। चैम्बर को ही क्या कहते हैं? कोष्टक या वैस में, है कि नहीं? तो ये ध्यान में आप लोगों का आ गया? इतना तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं पेड़ पौधों में संवहन की क्रिया, और तब हम लोग पहुंच जाएंगे मानव हार्ट में। समझ में आ गई कि नहीं बात है? तो अब हम लोग जरा सा अब पेज को चेंज कर देते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में? तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पेड़ पौधों में परिवहन को देख लेते हैं। किसको देख लेंगे? पेड़ पौधों में परिवहन। अगला टॉपिक दे देते हैं पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा। बड़े पेड़ पौधों में परिवहन, तो बड़े पेड़ पौधों में वैसे पेड़ पौधे जो एक कोशिकीय होते हैं, वैसे पेड़ पौधे जो एक कोशिकीय होते हैं। याद रखिएगा, पेड़ पौधों में परिवहन में भी 2 टाइप कर देते हैं। एक कोशिकीय पौधा, अरे भैया जब एक कोशिकीय होगा तो अंग तो रहबे नहीं करेगा, रहेगा अंग? नहीं रहेगा। तो एक कोशिकीय पौधा, एक कोशिकीय पौधा बोले तो रुई वगैरह ये सब देखते हैं। रुई 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 रुआ हुआ भरते हैं ना, अभी जाड़ा के दिन में तो रुई का काम में आ जाएगा। रुई वगैरह सब का पौधा जो होता है, तो जो एक है, एक ही प्रकार की कोशिका से है। तो अभी तो आपको बताए हैं किस विधि से? विसरण विधि से। इसमें क्या पढ़ाना है? कुछ नहीं, याद रहेगा ना, विसरण विधि से। और जो पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय पौधों में, याद रखिएगा, बहुकोशिकीय पौधों में, तो बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं उनमें जो परिवहन की क्रिया होती है वह परिवहन संवहन उत्तक से होता है, संवहन तंत्र से होता है। किस तंत्र से होता है? संवहन तंत्र या उत्तक भी बोलिए, से होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, संवहन जो उत्तक या तंत्र होता है वह किसको कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम को। किसको कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम को। संवहन तंत्र किसको कहेंगे? तो संवहन तंत्र 2 ठो हो गया, एक ठो हो गया जाइलम और एक ठो हो गया फ्लोएम। अब अभी तो आपको बताए कि जाइलम किसका परिवहन करेगा? जल, और जल में घुले खनिज लवण का। किसमें? खनिज लवण का। क्लियर हो गया? और फ्लोएम किसका करेगा? भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। तो पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए कौन सा तंत्र होता है? संवहन तंत्र। संवहन तंत्र जोर से बोलिए, कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन? जाइलम, फ्लोएम। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवण का। और पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे देखिए, ये है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा है ना, ये पेड़ पौधा है, इनमें पत्तियां बहुत सारी होंगी, है कि नहीं? इसमें पत्तियां बहुत सारी होंगी, बहुत सारी क्या होंगी? पत्तियां होंगी, है ना? तो देखिए, इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? जल।
जल तो यहीं से निकलेगा और खनिज लवण। ध्यान से इस बात को समझिए, जल और खनिज लवण। तो जल की प्राप्ति पेड़ पौधों को कहां से होती है? जड़ों से होती है। कहां से होती है? जड़ों से। बहुत ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। आप पढ़े पढ़ी सब जान जाइएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पेड़ पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? जल। और जल में क्या मिला हुआ रहता है? खनिज लवण। जितना भी मिट्टी में जो पोषक, अरे भैया मिट्टी में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं ना, तभी तो आप किसी पौधे को लगाते हैं तो पौधा कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाता है। क्लियर हो रहा है? सीधा पड़ जाइए, पहले सीधा हो जाइए। नहीं समझ में आएगा तो बोली बंद हो जाएगी आपकी। समझ में आएगा तो खूब बोलिएगा इतरा इतरा के। गलती बोलना और सलती बोलना पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं। क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जल होगा, तो जल में मिट्टी में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं ना, वह पोषक पदार्थ किस रूप में बनता है? खनिज लवण के तौर। किसके साथ मिल जाता है? जल के साथ। जल को ऊपर तक पहुंचाना है। अब देखिए, पेड़ पौधों में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधों के मुख्य भाग के तौर पर कौन कौन सा चीज होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। और इन सभी को जल चाहिए कि नहीं चाहिए? इन सभी को जल चाहिए कि नहीं चाहिए? जल पत्ती से मिलेगा कि तना से मिलेगा कि फूल से मिलेगा कि फल से मिलेगा कि जड़ से मिलेगा? ये तो कंप्लीट है। उनको पानी की प्राप्ति कहां से होगी? जड़ से। तो अब पानी ले, और इनके जो शरीर में है ना एक तंत्र पाया जाता है जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। जाइलम सब में लगा हुआ है। फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, सब में पूरा जगह। और जब पेड़ पौधे जड़ों से जल और खनिज लवण जल में घुला हुआ रहता है। क्या रहता है? घुला हुआ। इसको लेकर के कौन ऊपर जाएगा? जाइलम। जाइलम इसको लेकर के क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। जाइलम इसको लेकर के ऊपर, और ऊपर जहां जहां तना होगा, पत्ती होगा, फूल होगा, फल होगा, सब जगह तक क्या करेगा? ये पहुंचा देगा। सब जगह क्या करेगा? पहुंचा देगा। कौन? जाइलम। कौन पहुंचा देगा? जाइलम। अब हमको बताइए, जब जल पत्तियों तक पहुंच जाएगा तो पत्तियां क्या करती हैं? जैसे ही उसको जल मिलेगा वह जल को उड़ा देगी। पत्तियां क्या करेंगी? पत्तियां क्या करती हैं? जल को उड़ा देती हैं। क्या करती हैं? उड़ा देती हैं। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन रंध्रों को क्या कहा जाता है? ऑस्टोमेटा। क्या कहा जाता है? ऑस्टोमेटा। इन रंध्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टोमेटा। और जैसे ही जल कहां पहुंच जाता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में जैसे ही जल पहुंचेगा तो उनके छिद्रों से जल क्या होगा? जल क्या बना देगा? वाष्प। और वाष्प बना करके वाष्प कहां चला जाएगा? वायुमंडल में। क्या यहां से जल लेने के बाद यह जल नीचे की ओर जाइलम लेकर के आया? नहीं। यानी कि जाइलम जब जल लेकर के ऊपर जाता है, पत्तियों तक जाता है, तो पत्तियां उस जल को प्राप्त करके उनके, है ना, जल को यानी कि पानी को क्या करती हैं? उड़ा देती हैं। क्या बना करके? वाष्प बना करके। क्या बना करके? वाष्प बना करके। समझ में आ रहा है सबको? वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब पत्तियां पानी को वाष्प में बदल देती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो क्या इन पत्तियां जो है, पत्तियां वापस जल को, जाइलम को देती हैं नीचे लाने के लिए? नहीं। यानी कि जाइलम में जो जल की जाने की गति होती है वह एक ही दिशा में होती है।
वह कैसे होती है? एक ही दिशा में। कैसे? नीचे से ऊपर, एक ही दिशा में, नीचे से यानी कि जड़ से कहां तक? पत्तियों तक। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि जाइलम की गति एक दिशिक होती है कि द्विदिशिक होती है, तो भैया जाइलम की गति एक ही दिशिक होती है, नीचे से ऊपर। कोई पूछेगा कैसे होता है, तो नीचे से ऊपर। नीचे बोले तो जड़, ऊपर बोले तो पत्तियां। और पत्तियां से काहे नीचे की ओर नहीं जाती हैं? जल, क्योंकि पत्तियां उस पानी को वायुमंडल में वाष्प बना करके उड़ा देती हैं। क्लियर? कितने बच्चों का हो गया? आ गया समझ में? तो जाइलम के बारे में सारे बच्चों ने समझ लिया। तो जाइलम जो परिवहन होता है, परिवहन में जो जल का परिवहन पेड़ पौधों में कौन करेगा? जोर से बोलिए। जाइलम परिवहन कैसे करेगा? नीचे से ऊपर, माने जड़ से लेकर के पत्तियों तक। क्लियर हो गया? यहां तक में किसी को दिक्कत? अब जरा सा पढ़ लेते हैं फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में पढ़ ले। मजा आ रहा है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, इसे पढ़ाने में भार पड़ता है, आप लोग सीखबे नहीं करते। हमको टाइम नहीं ना काटना, हमको सिखाना ना है यार। क्या जी? हमको पढ़ाना होता है, हमको सिखाना होता है। आप जो पढ़ रहे हैं यही वीडियो आपके पूरे फैमिली देखते हैं, आपके सारे लोग देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप बहुत माने परफेक्ट चीज पढ़ रहे हैं। देखिए ये बहुत सारी डालियां निकली रहती हैं, आप देखिएगा बहुत सारे पेड़ पौधों में बहुत सारी डालियां निकली हुई है, रहती है कि नहीं रहती है? याद रखिएगा इस तरह से रहता है। और सारी डालियों में भी अनेक प्रकार की डालियां निकली रहती हैं, रहती है कि नहीं रहती है? सारी डालियों में से भी बहुत सारी डालियां निकली रहती हैं, देखिए ध्यान से। और सारे डालियों में सबसे पहले देखिएगा, सबसे जो फुतुंगी रहता है वो कोमल रहता है, हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका नीचे वाला जो चीज रहता है पार्ट, उसको दतुवन बना करके हम लोग ये करते हैं, दतुवन कर लेते हैं। उसके नीचे का छड़ी के तौर पर तैयार हो जाता है। उसके नीचे आइए तो डंटा नियत हो जाएगा, है कि नहीं? और नीचे आइए तो, और नीचे आइएगा तो डाली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाली। डाली जब नीचे की ओर आएगा तो पूरा भयंकर, जिससे हम लोग चिरवा करके केवाड़ी खिड़की है ना, दरवाजा बेंच कुर्सी टेबल बनवाते हैं, नहीं? तो सबसे पहले जो नीचे का भाग होगा काफी मोटा, जैसे जैसे ऊपर आएगा पतला होते जाएगा, नहीं? सबसे नीचे का भाग जो है जड़ से जैसे ही तना निकलेगा वो काफी मजबूत और काफी चौड़ा होगा, काफी मोटा होगा पेड़ों का। और जैसे जब डाली बनेगा तो थोड़ा पतला होगा। डालियों में से डालियां जब निकलेंगी तो वो और पतला होगा, फिर वो लाठी का रूप धर लेगा, फिर वो छड़ी का रूप धर लेगा, फिर दतुवन का रूप हो जाएगा, और ऊपर वाला सबसे क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। हाथ से उसको तोड़ देते हैं, कोमल रहता है तो, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, सारी जगहों पर आप देखेंगे कि पत्तियां होती हैं। आप क्या देखते हैं? पत्तियों को देखते हैं। पत्तियां इस तरह से रहती हैं सब जगह में। क्या देखते हैं? पत्तियों को देखते हैं। आप देख रहे हैं ना, इन सारी जगहों में क्या आपको देखने के लिए मिलता है? पत्तियां आपको नजर आती हैं। देख रहे हैं सारे पत्तियां हैं। अब इस बात को समझिएगा, सारी जगहों में आपको पत्तियां देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे, एक पेड़ पौधों के अंदर में तो बहुत सारी पत्तियां होती हैं। क्या जी? बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आप खुद देखते हैं पेड़ पौधों को, देखिए एक पेड़ पौधों में बहुत सारी पत्तियां होती हैं कि नहीं? पत्तियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। याद रखिएगा ध्यान से, इस पेड़ पौधे में बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी पत्तियां आपको नजर आएंगी, समझे कि नहीं? मैंने कहना ही नहीं है। मैंने पत्तियों से भरा हुआ रहता है, पेड़ पौधे पत्तियों से भरे रहते हैं, फूल लगे हुए रहते हैं, फल लगे हुए रहते हैं कि नहीं लगे हुए रहते हैं? अब देखिए, फ्लोएम का काम था जो जल को जड़ों से, खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचा देना, और जड़
जड़ से जो पत्तियां, जल जो निकलता है नीचे से ऊपर की ओर जाती है और पत्तियां उस पानी को अस्टोमेटा के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल को वाष्प बना करके उड़ा देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक का मैटर? अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं फ्लोएम का। तो फ्लोएम का काम यानी कि भोजन बनाने का काम। पहले तो भोजन बनेगा, तो अब बताइए पेड़ पौधे का कौन ऐसा भाग है जो भोजन का निर्माण करता है? जोर से बोलिए। पत्तियां। जानते हैं आप लोग? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेती हैं? पत्तियां क्या लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ों से क्या प्राप्त करती हैं? जल। और किसकी उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल कब काम करता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का क्या होता है? प्रकाश। आ रहा समझ में? क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। तो पेड़ पौधे क्या बना देते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं? भोजन का। क्या चीज बनाते हैं वे? अपना भोजन। आ रहा है समझ में? और क्या साथ साथ में देती हैं? ऑक्सीजन। और क्या निकलता है? जल। निकलता है कि नहीं निकलता है? पेड़ पौधा से क्या प्राप्त किए? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या प्राप्त किया पत्तियों ने? कार्बन डाइऑक्साइड। जल की प्राप्ति पत्तियों ने किससे किया? जड़ से। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है। वजह है कि पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश में ये पत्तियां है ना क्या बनाती हैं? भोजन। क्या बना देती हैं? भोजन। इन पत्तियों में क्या है? भोजन। इन पत्तियों में क्या है? भोजन। भोजन है। इन सारी पत्तियों में क्या है? भोजन। क्योंकि सारी पत्तियों ने क्या चीज का निर्माण किया? भोजन का। इन भोजन को कौन ले जाएगा? फ्लोएम। इन भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। इस भोजन को कौन ले जाएगा? फ्लोएम। और फ्लोएम पत्तियां जब भोजन बनाएंगी तब पत्तियों को, फूल को, फल को है ना, यानी कि इन तनों को, डालियों को, यहां तक कि जड़ों को रेशों तक भोजन पहुंचाती है फ्लोएम। सब जगह। यानी कि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम बनाए गए भोजन को, फ्लोएम क्या करता है? बनाए गए भोजन को किसको देता है? तो एकदम सबसे अंतिम भाग में जो इसको फुतुंगी कहते हैं वहां भी, डाली को भी, फूल को भी, फल को भी, जड़ को भी, जड़ के रेशों को भी, जड़ के रेशों को भी, सारे जगह भोजन पहुंचाने का काम किसका होता है? पत्तियों का, फ्लोएम का होता है। सॉरी, फ्लोएम का होता है ना। और भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। और पत्तियों से फ्लोएम भोजन को उठा करके सब जगह, ऊपर में भी, नीचे में भी, अगल में भी, बगल में भी, सब जगह भोजन पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। सब जगह भोजन पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। तो अब हमको जरा बताना मेरे भाई कि फ्लोएम एक दिशा में गति करेगा कि द्विदिशा में? द्विदिशा में। ऊपर से नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर भी। तो इसकी जो गति होती है वह क्या होती है? द्विदिशिक। और इसकी जो गति होती है वह क्या होती है? एक दिशिक। एक दिशिक बोले तो क्या? नीचे से ऊपर। लेकिन इसकी दिशा दोनों तरफ होती है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर में भी। कितने बच्चों को समझ में आ गया है ना? तो फ्लोएम की गति एक दिशिक की द्विदिशिक? जाइलम की गति, जाइलम किसका परिवहन करेगा?
जाइलम किसका और फ्लोएम किसका करेगा परिवहन? अब देखिए जाइलम और फ्लोएम की जो कोशिका पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, लेकिन इतना जानिएगा कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, इनकी कोशिका कैसी होती है? मृत। मृत कोशिका, इनकी कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, मृत होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये मृत कोशिका होती हैं। तो आप पूछिएगा, एक मिनट, और इसकी कोशिका क्या होती है? जिंदा होती हैं। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वह होती हैं जीवित कोशिका। जीवित नहीं रहेगा तो भोजनवा को कैसे ले जाएगा? समझे कि नहीं? जीवित नहीं होगा तो भोजन ले जाएगा? तो सर जीवित नहीं रहेगा तो जलवा को कैसे ले जाएगा? अब हमको बताइए, गाड़ी है, मोटर है, ट्रेन है, वो निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। कार वगैरह सब क्या है? निर्जीव है। बस क्या है? निर्जीव। तो फिर उनको पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? पानी रेडी वाटर में भराता है कि नहीं भराता है? तो निर्जीव है तो पानी कहाँ लेता है? तो पानी एक ऐसा चीज है जो मरलो के, जीलो के, सजीव को भी जरूरत है, निर्जीव। लेकिन भोजन किसको जरूरत है? सजीव को। जो जिंदा है उसको भोजन की जरूरत है ना? लेकिन पानी जिंदा को भी जरूरत है, मरे हुए को भी जरूरत है, सजीव को भी जरूरत है, निर्जीव। तो बसवा में पानी डालते हैं ना, तो जिंदा है, तो फिर पानी काहे खोजते हैं? तो यानी कि निर्जीव में भी जरूरत है। तो इसीलिए इनकी कोशिकाएं मृत हैं तो जल से काम हो जाएगा, लेकिन जिंदा कोशिका में ही भोजन जाएगा, याद रखिएगा। तो इसकी कोशिकाएं मरी हुई और इसकी कोशिकाएं, तो एक तरह से तो हम जाइलम और फ्लोएम में अंतर न पढ़ा दिए जी। तो जाइलम फ्लोएम में अंतर आएगा तो घचघचा के लिख दीजिएगा ना। तो जाइलम फ्लोएम में अंतर यहीं पर हो गया कंप्लीट। मजा आ रहा है सबको? समझ में आया? तो अब जाइलम में कोई पूछेगा कि अंतर बताइए, तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर लिखिएगा? देखिए पहला अंतर आप आराम से लिख दीजिएगा भैया, जाइलम 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 जल प्लस खनिज लवण का परिवहन करता है। पहला अंतर हो गया। इसमें क्या लिखिएगा? पहला अंतर में फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, लिखिए परिवहन करता है। हो गया। दूसरा अंतर, इसकी कोशिका क्या है? मृत। इसमें क्या लिखिएगा? इसकी कोशिका, किस कोशिका? जीवित। इसकी कोशिका जीवित। तीसरा अंतर लिखिए, यह एक दिशिक होता है, यह एक दिशिक होता है ना? मतलब क्या? नीचे से ऊपर। इसमें क्या लिखिएगा? तीसरका में यह द्विदिशिक होता है, यह द्विदिशिक होता है, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अंतर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, हजा के मिल जाएगा नंबर। ये 3 गो लेने 3 गो लेने पट्टी लिख दीजिएगा। तो आ गया समझ में? हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब थोड़ा वाष्पोत्सर्जन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या देख लेते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अब क्या देख लेते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ध्यान से देखिए, ध्यान से चलेगा अभी। समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान दीजिए, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? कलर बदल देते हैं। वाष्पोत्सर्जन बात सीखिएगा ध्यान से। वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में कहते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं?
वेपराइजेशन। वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्लियर हो गया? वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। तो अभी तो आप लोग बताए कि पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां जड़ों से जल को प्राप्त करके अपने स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल में देना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। माने वायुमंडल को वापस छोड़ देना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। कोई दिक्कत है? आप कह सकते हैं, यहां से इस बात को आप लोग पूछ सकते हैं कि पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इससे सर क्या लाभ है? तो देखिए, पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, यह जरूरत किस चीज के लिए है? तो आपको गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगती है, तो आप ठंडाने के लिए पंखा का यूज करते हैं, कूलर का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं। तो ये तीनों चीज आप पेड़ पौधा को लगाते हैं कि पेड़ों पौधा को गर्मी लग रहा होगा ना, पेड़ों पौधा को एसी चाहिए ना, तो लगाइए एसी आसमान में, कसी आसमान में एसी कसाएगा? कसाएगा जी? नहीं कसाएगा। ठंडा उनको नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, याद रखिए। तब क्या करता है, पेड़ पौधे उस गर्मी को सहन करने के लिए, याद रखिएगा, पेड़ पौधे उस गर्मी का सहन करने के लिए, उस गर्मी से बचने के लिए, चूंकि गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों पर पड़ता है तो उसकी गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि वह पेड़ पौधा जल सकता है, वह पेड़ पौधे में आग लग सकती है, वह पेड़ पौधा सूख करके भस्म हो सकता है। आप जब गर्मी के दिनों में बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं कि कितनी तेज गर्मी होती है। तो कभी सोचा कि ये पेड़ पौधे इतना गर्मी में कैसे रहते होंगे? तो याद रखिए, उनको जलने से बचाने के लिए, याद रखिएगा, वो जले नहीं और उससे बचे रहें, वो लहरे नहीं उससे बचे रहें, वह सूखे नहीं उससे बचे रहें, इसके लिए उनके तना में, उनकी पत्ती में, उनकी डाली में, उनके फूल में, उनके फल में एनी टाइम जल की आवश्यकता होती है। अब जो जड़ होता है, तो जड़ें क्या करती हैं? तो जड़ें पानी को, जाइलम जो होता है, पानी को पत्तियों तक देती हैं, और जितना पानी देती है उसका 90% पानी, याद रखिएगा, 90% पानी, 100 लीटर अगर पानी जल निकाला तो 90 लीटर पानी जो है से पत्तियां वाष्प बना करके वायुमंडल में उड़ा देती हैं। वाष्प बना करके कहां उड़ा देती हैं? वायुमंडल में। यानी कि नीचे से जड़ जाइलम पानी ले जाते रहता है और पत्तियां वाष्प बना करके उड़ाती रहती हैं, वाष्प बना करके उड़ाती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि पेड़ पौधे जलने से उनको बचाया जा सके, जो है ना, उनको सूखने से बचाया जा सके। अगर वेपराइजेशन की क्रिया नहीं होगी, अगर वे वेपराइजेशन नहीं करेंगे, अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगे, तो वे तुरंत सूख जाएंगे, तुरंत लहर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की जरूरत पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा होती है। और वही जल, है ना, जब वाष्प बन करके उड़ता है तो बादल का निर्माण करती है, और उस बादल में वर्षा की बूंदें होती हैं, और वही वर्षा की बूंदें नमी पा करके हम लोगों के यहाँ बारिश करवाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस जगह में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पे बरसातें ज्यादा होती हैं। आ गया समझ में? तो वाष्पोत्सर्जन जरूरी है कि नहीं है? वाष्पोत्सर्जन जरूरी है कि नहीं है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों के किस भाग से होती है? क्वेश्चन आएगा। तो पेड़ पौधों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों के
बाहरी भाग से होती है, बाहरी भाग से होती है। बाहरी भाग को कौन सा भाग कहते हैं? वायवीय भाग। कौन सा भाग? वायवीय भाग, जिसमें क्या रहता है? पत्तियां। जिसमें क्या होता है? पत्तियां। और पत्तियां वाष्प बना करके उसको क्या करती हैं? उड़ा देती हैं, पानी को उड़ा देती हैं, है ना। याद रखिएगा, हम लिख देते हैं कि पेड़ पौधों के द्वारा, याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर में लिखा हुआ है वही चीज नीचे में। पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किए गए, याद रखिएगा, पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किए गए पानी का 90% भाग, कितना भाग? 90% भाग वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और कोई पूछेगा कि इतना पानी की बर्बादी क्यों करता है पेड़ पौधा, है ना, पत्तियां इतने पानी बाहर क्यों निकालती है, तब उसका आंसर देना है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से पेड़ पौधे अपने आप को सूखने और जलने से क्या करता है? बचाती है। क्या करती है? बचाती है। तो वाष्पोत्सर्जन जरूरी है कि नहीं है? वाष्पोत्सर्जन होना जरूरी है कि नहीं है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया गर्मी में ज्यादा होगी, ठंडा में ज्यादा होगी? तो गर्मी में बहुत ज्यादा होगी। कहाँ होगी? गर्मी में बहुत ज्यादा होगी। क्लियर हो गए? तो यहां तक क्लियर अगर हो गए तो आपका पेड़ पौधों में परिवहन समाप्त हो गया। समझ में आ गया? पेड़ पौधों में परिवहन क्या हो गया? समाप्त। अब जिसका इंतजार था मानव में परिवहन, अब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। अब हम लोग चले आते हैं मानव में परिवहन। अब किस में आते हैं? मानव में परिवहन। चलिए ध्यान दीजिए, अब किस में सीखेंगे? मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से। मानव में परिवहन, तो मानव में परिवहन करने के लिए याद रखिएगा कि आप लोगों ने जाना कि मानव में परिवहन करने के लिए हृदय, ब्लड, धमनी, सीरा, है कि नहीं, और केशिकाएं की आवश्यकता होती है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। मानव में परिवहन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? हृदय, ब्लड, और क्या चीज? धमनी, सीरा, केशिका। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, केशिकाएं तक, यानी कि 5 चीज आपको पढ़ना है। कितना चीज पढ़ना है? 5 चीज। तो हम पांचों चीज को पढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोग क्या, सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे? ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे? ब्लड के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम इस बात को बता रहे हैं कि अगर ब्लड बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है तो मेरा एक वीडियो है, आप चले जाइएगा। उस वीडियो का नाम है टिश्यू उत्तक। क्या नाम है? टिश्यू या उत्तक। उत्तक में हमने पढ़ाया है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक में हमने पढ़ाया है ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ाए हैं? ब्लड, रक्त के बारे में, लहू के बारे में, रुधिर के बारे में बहुत डीपली, और एक एक बिंदु का हमने वहां पर ख्याल रखा है ताकि आपका ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। वहां पे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। सर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। जो आपको जितना हो सकेगा उतना ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, और जो छूटेगा, जिस बात को मैंने नहीं कहा है, तो ब्लड पर मेरा एक टॉपिक जो है ब्लड, उस पर तरल संयोजी उत्तक में उत्तक नाम का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ा चुके हैं। वहां वीडियो जाइए, देखिए। बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिए, और बढ़िया लगे तो शेयर कर दीजिए ताकि और लोग लाभ ले सके। सबसे दमदार पढ़ाने का दावा करते हैं मैं बिट्टू सर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं।
है कि नहीं? पढ़ाई किसे कहते हैं? आप सीखिए, समझिए, देखिए और गारंटी देते हैं कि एक बार जिस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मेरी पढ़ाई भूल नहीं पाइएगा। शर्त यही है कि ध्यान से देखना है। आइए तो हम लोग देख लेते हैं मानव में परिवहन, और सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड के बाद हृदय पढ़ा देंगे, और हृदय के बाद धमनी, शिरा और केशिकाएं जब पढ़ा देंगे तो यह चैप्टर पूर्ण रूपे न समाप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं मानव में परिवहन, और सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड। ब्लड बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खून। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लहू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लहू। याद हो गया इतना चीज? अब इस ब्लड के बारे में जरा सा देखिए, यह कैसा है भाई? तो यह जो है, इसके बारे में कुछ बातों को जान लीजिए। तो यह मेरे ख्याल से तरल संयोजी उत्तक है। यह कैसा उत्तक है? तरल। तरल माने द्रव, और संयोजी माने जोड़ करके रखने वाला, है ना? कैसा है ये? जोड़ करके ऊपर से नीचे शरीर को कनेक्टिंग करके रखने वाला ये है ना? तरल संयोजी उत्तक है। यह क्या है? तरल संयोजी उत्तक है ब्लड, है ना? जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी कि यह क्या है? क्षारीय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? क्षारीय द्रव्य है। समझ में आ रहा है बात? यह कैसा द्रव्य है? क्षारीय। कुल शरीर के भाग का क्वेश्चन पूछता है इससे कि कुल शरीर के भार का यह कितना परसेंट होता है? 7%। जैसे किसी के शरीर का वजन 80 किलो है, तो 80 का 7% 5.856, 5.5 लीटर ब्लड होगा। 100 किलो है, यानी कि 7% कितना हो जाएगा? 7 लीटर ब्लड हो जाएगा उसमें लगभग। तो एक आम मनुष्य, एक विशेष मनुष्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। 5, 5.5 लीटर या 5.5 या 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं हम लोगों के शरीर में। क्या जी? तो कुल शरीर के भार का यह कितना परसेंट होता है? 7% होता है। अब हमको बताइए, इस ब्लड में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, इस ब्लड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हीमोग्लोबिन। काहे महत्वपूर्ण है भैया? तो हीमोग्लोबिन एक रंजक है, और रंजक की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? तो यह इसका कलर लाल होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग, ब्लड का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। कोई पूछेगा कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह एक रंजक के समान है, जिसकी वजह से खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। और यही नहीं, यही हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को उस कोशिका से लेकर के, है ना, वायु कोष्ठक को देकर के बाहर निकाल देता है। यानी कि ऑक्सीजन तथा CO2 का क्या करता है? संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है? ढो करके ले जाता है, और ढो करके लेके आता है और निकाल देता है। यही ना काम है इसका। तो हीमोग्लोबिन आपके शरीर में रंग प्रदान करता है, और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? संवहन करता है। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन को कोशिका को देता है, पहुंचा देता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाद करके वायु कोष्ठक को देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से और नाक से बाहर निकल जाता है। काम करता है कि नहीं करता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ब्लड में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है लोहा। इसी को कहते हैं आयरन। क्या कहते हैं? आयरन। हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में, यानी कि हमारे शरीर के रक्त में लोहा नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। इसी को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। अगर इसकी कमी हो गई, तो इसकी कमी से, आयरन की कमी से आपके शरीर में रक्त क्षीणता, किसकी बीमारी हो जाएगी? रक्त क्षीणता की
बीमारी हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। किसकी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। वैसे भी आप जान लीजिए, हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रहना चाहिए? तो एक स्वस्थ मनुष्य में, है ना, मनुष्य में कितना होना चाहिए? 14 ग्राम, है ना। और क्या लिखे लेडीज में? लेडीज को क्या बोलते हैं जी? मादा में कितना होना चाहिए? मादा में कितना होना चाहिए? 13 ग्राम। कितना होना चाहिए? 13 ग्राम, है कि नहीं है? लोहा की उपस्थिति के ही कारण, है ना, पुरुषों का शरीर गठिल होता है, कड़ा होता है, और लोहा की कमी की ही वजह से नारियों का शरीर कोमल होता है, एकदम कोमल कोमल होता है ना, मुलायम होता है। तो याद हो गया। अब इसके बाद ब्लड में और पढ़ लेते हैं आगे, है कि नहीं? यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? अब देख लीजिए ब्लड फिर से। ब्लड में दो चीज, एक दूध। दूध क्या है? द्रव वाला भाग। दूध में क्या होता है? दूध क्या है? द्रव वाला भाग। अब ब्लड में दूसरा होता है ठोस भाग। ठोस भाग में क्या होता है? चाय, चीनी, इलायची, है ना। ठोस भाग यही ना होता है, या आदि। अब तो जाड़ा का दिन आ गया है, तो आदि वाला चाय कह देंगे, है ना। तो उसमें क्या क्या चीज जलाएगा, है ना, तो ये पढ़ लेना है। तो ब्लड में सर दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक द्रव वाला भाग और एक ठोस भाग, है ना, ठोस वाला भाग। अब द्रव वाला भाग में क्या होता है? प्लाज्मा। द्रव वाला भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अच्छा, एक चीज बताइए, ब्लड तरल है, द्रव है, तो निश्चित तौर पर जो द्रव वाला भाग होगा वह ब्लड में ज्यादा होगा। तो ये पूरे ब्लड का कितना होता है? 55%। कितना परसेंट होता है? 55%। ठोस वाला भाग, चूंकि द्रव, अगर ठोस वाला ज्यादा हो जाएगा तो आपका शरीर में खून जो है ठोस ना हो जाएगा, लेकिन ठोस थोड़ी है, वो तो द्रव है, तब ना बहता है। तो ठोस वाला भाग की मात्रा कम है, तो जब 55% है तो ये कै परसेंट हो जाएगा? 45%, तब ना 100% होगा। ठोस वाला भाग में कौन कौन सा चीज ठोस में पाया जाता है? तो 3 चीज। कौन कौन? आरबीसी, और क्या? डब्ल्यूबीसी, और क्या? प्लेटलेट्स। क्या पाया जाता है 3 चीज में? 3 चीज पाया जाता है। 3 चीज में क्या पाया जाता है मेरे भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अंग्रेजी में लिख देते हैं PLATE, प्लेटलेट्स। हो गया? क्या पाया जाता है 3 चीज में? प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये द्रव वाला भाग है कि ठोस वाला भाग है? तो निश्चित तौर पर ठोस होंगे, ये सब क्या होंगे? ठोस। आ गया समझ में? ये है ठोस, लेकिन ब्लड में ये क्या क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे दूध द्रव है, लेकिन चाय क्या है? चाय ठोस है। चीनी क्या है? ठोस है। आदि क्या है? ठोस है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब चाय बनता है तो चाय पत्ती ठोस जो होता है, चीनी जो ठोस होता है, आदि जो ठोस होता है, इस सब मिल करके आपस में क्या बना देते हैं? द्रव। तो बस जैसे आप चाय बनाने के लिए दूध लेते हैं, दूध जस्ट लाइक प्लाज्मा की तरह है। आ रहा है समझ में? दूध जस्ट लाइक किसकी तरह है? प्लाज्मा की तरह। उसमें क्या डाल देते हैं? चाय पत्ती, तो चाय पत्ती मान के चलिए कि आरबीसी है। उसमें क्या डालते हैं? चीनी, तो चीनी मान के चलिए कि डब्ल्यूबीसी है। आदि डाल देते हैं तो मान के चलिए कि प्लेटलेट्स है। जब चाय बन करके तैयार हो जाता है तो उसका रूप कैसा होता है? ठोस होता है कि द्रव होता है कि क्या होता है? द्रव होता है। तो जब ब्लड पूरा बन जाता है तो वह किस अवस्था में नजर आता है? लेकिन उसमें मिले क्या होते हैं? द्रव भी और ठोस भी। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ध्यान से मेरे भाई पढ़ लेना, है कि नहीं? इसको ध्यान से सीख जाना, ध्यान से पढ़ लेना। और ध्यान से जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा क्या चीज? देखिए, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? तरल भाग है। तो क्या है ये? तरल भाग है। ध्यान से समझिए, क्या है? तरल भाग। तरल भाग का मतलब द्रव वाला भाग।
तरल भाग का मतलब क्या होता है? द्रव वाला भाग। और प्लाज्मा, याद रखिएगा, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, द्रव वाला भाग है, और उस 55% में 95% पानी है। तो प्लाज्मा एक तरह से कह सकते हैं कि यह पानी है। यह क्या है? पानी है। प्लाज्मा में यह तरल भाग है, और तरल भाग में द्रव क्या है? द्रव के रूप में 95% क्या है? इसमें पानी। क्या है इसमें? पानी। प्लाज्मा में 95% क्या है? पानी। आ गया समझ में? जो 5% बच गया उसमें है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन है? तो प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा का है ये, तो प्लाज्मा प्रोटीन होगा। और ये प्लाज्मा प्रोटीन कितना तरह का? 3 तरह का। कितना तरह का? 3 तरह का। सबसे पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजिन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजेन एक हो गया ये वाला प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन। दूसरा जो प्रोटीन हो गया जिसका नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है? थ्रोम्बिन। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बिन। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बिन। और तीसरा जो प्रोटीन प्लाज्मा से निकलता है, जो तीसरा प्रोटीन प्लाज्मा से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपोरिन। क्या बोलते हैं? हिपोरिन। ध्यान से समझ, पागल पागल सब आ गया है। हिपोरिन, सीधा बैठो। उसका क्या नाम है? हिपोरिन। तो प्लाज्मा में कितने तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 तरह के। पहलका का नाम बताइए, दूसरका के नाम बताइए, और तीसरका के नाम बताइए। हिपोरिन। क्या है? हिपोरिन। अब आप इतना जानते हैं चूंकि रक्त का थक्का कैसे बनता है ना, इसको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। आप वीडियो जाके देखिएगा तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ब्लड के बारे में रक्त समूह तक मैंने पढ़ा करके आपको दे दिया है। आप वीडियो देखिए आसानी से और सारा चीज सीखिए। यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना, इसलिए उसको नहीं पढ़ाएंगे। आपको इतना ही जानना है कि फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब आपके शरीर का कोई अंग कट जाता है, जब आपके शरीर का कोई अंग कट जाता है तो थोड़ी देर के बाद, जब आपके शरीर का कोई अंग कट जाए तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ब्लड जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। और जब ब्लड जम जाएगा तो फिर वहां पे ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि शरीर के अंदर के खून को क्या कर देगा? रोक देगा। तो रक्त का थक्का बनना जरूरी है। कब? जब आपका हाथ पैर कट जाए तब। आ गया समझ में? अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपके शरीर से टोटल ब्लड बाहर निकल जाएगा और आपके शरीर में ब्लड फिर बचेगा ही नहीं। तो आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ब्लड का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी है। और इसको बनाने के लिए प्लाज्मा में जो 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन, शरीर जैसे ही कटता है वैसे ही एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो करके रक्त का थक्का बना देता है। इसीलिए कभी भी आपका ब्लेड से, छुरी से, कैंची से या किसी कारण बस ब्लड आपका शरीर कट जाए तो आप ब्लड को बार बार निकालिए मत, छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद 1, 2, 3, 4, 10 बूंद गिरने के बाद वहां पर अपने आप रक्त का थक्का बनेगा और ब्लड क्या हो जाएगा? मन जम जाएगा और फिर आपका बहने से ब्लड रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड बहता है हम लोग पोंछते जाते हैं तो ब्लड को जमने नहीं ना दे रहे हैं, और ब्लड जमेगा नहीं तो काफी मात्रा में आपके शरीर से ब्लड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसलिए कटे छटे तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ब्लड को बार बार पोंछते रहिए। ब्लड को पोंछने की जरूरत नहीं है। उसको पोंछिएगा तो रक्त का थक्का फिर बनाएगा कैसे? तो रक्त का थक्का बनना जरूरी है और थोड़ी देर के बाद फिर ब्लड आपको बहना बंद हो जाएगा। तो सर, शरीर के अंदर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है कि नहीं? जब शरीर के बाहर रक्त का थक्का बन जाता है तो शरीर के अंदर में रक्त का थक्का काहे नहीं बनता है?
तो बाबू रे, शरीर के अंदर में अगर रक्त का थक्का बनेगा तो शरीर अपनी गति में फिर एक जगह से दूसरी जगह चलेगा? नहीं चलेगा। तो शरीर के अंदर में एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्या चीज? हिप्पोरिन। क्या नाम है इसका? हिप्पोरिन। शरीर के अंदर में हिप्पोरिन है। हिप्पोरिन कहता है कि हम जमने नहीं देंगे, हम जमने नहीं देंगे। तो शरीर के अंदर में, शरीर के, एक मिनट, शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। कौन? हिप्पोरिन। शरीर के अंदर में रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। कौन? हिप्पोरिन। अगर शरीर के अंदर में रक्त का थक्का बन जाएगा तो आप भी क्या हो जाइएगा? बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा अपने धाम पर। समझे कि नहीं? तो आपके शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? हिप्पोरिन की वजह से। हिप्पोरिन क्या है? प्लाज्मा का एक प्रोटीन है। क्या है? प्लाज्मा का एक प्रोटीन है। और याद रखिए, रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? यही प्लेटलेट्स। पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे। रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। कैसे? तो बाबू रे देखिए, रक्त का थक्का नहीं जमेगा हिप्पोरिन की वजह से। क्या है? तो याद रखिएगा, जब आपके शरीर कटता है, जब आपका शरीर कट जाता है तो शरीर का जो ब्लड है वह वायु के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में आ जाता है? वायु के संपर्क में। और वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा तो उसमें पाया जाने वाला हिप्पोरिन मर जाएगा। क्योंकि हिप्पोरिन की दुश्मनी किससे है? हवा से है। ये हवा को जैसे ही देखेगा ये हवा में मर जाता है। हिप्पोरिन हवा में क्या हो जाता है? मर जाता है। इसको डरे, खत्म। डर से क्या हो जाता है? खत्म। तो हवा इससे मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये हवा का हो जाएगा। हवा मिला तो ये हवा का हो जाएगा। तो जैसे ही कटता है हिप्पोरिन मर जाता है। हिप्पोरिन मरेगा, इन लोग दोनों के ऐसे हो जाएगा। अब कोई बोलता रे है कि नहीं? तो ये बात है, समझ में आ रही है बात? जैसे ही मरा ये दोनों जिंदा। आओ अब तो रक्त के थक्का जमा ये देंगे। धर के तुरंत रक्त का थक्का जमा देता है और ब्लड बहने से रुक जाता। कोशिश करता है शरीरिया के अंदरहू में भैया जमित नहीं। का कही यार, हिप्पोरिनवा जम ही न देत हो। कहता है कि दोनों अलग अलग रहो, हम हैं। जब तक हम जिंदा है तब तक रक्त का थक्का शरीर के अंदर में हम जमने नहीं देंगे। दोनों के एकदम भिड़ेले रहता है, एकदम हटो, अलग अलग हो, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी नया नया कंपाउंडर आपको सुई देता है। सुइया देता है तो देखते हैं कैसे करता है। से सुइया ले लेगा, खींच लेगा सिरिंजवा में। तो बढ़िया डॉक्टर क्या करता है? पहले हवा को निकालेगा, इसी से ठोक ठोक के ठोक देगा, फिर निकालेगा, कुछ दवाइयों के बाहर निकाल देगा। काहे से करता है? कि हवा शरीर में न जाए, हवा शरीर में न जाए। समझे कि नहीं? निकालता है। गलती से हवा सहिते ठेला करके सुइया दिया गया तो अंदर में पहुंच गया हवा। हवा इसको क्या कर देता है? डाउन। हवा इसको क्या कर देता है? हवा बना देता है। जैसे ही हवा मिलेगा तो मरेगा, तो तुरंत तैयार, बनाओ बनाओ बनाओ, जमा देते ही पड़े। अब जैसे ही जमा देगा आगे खून हो जाएगा जी? नहीं जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि हवा ना जाए, इसीलिए क्या करता है? नीडल में भर लेता है, इससे पूरा ठोकेगा और कुछ दवाइयों के बाहर निकालेगा और तब आपका एकदम धर के घुसा करके हचाक से दे दिया सुई। आगे समझ में ना? ताकि हवा प्रवेश न कर सके। हवा प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हिप्पोरिन की मर जाएगा। हिप्पोरिन मर जाएगा तो दोनों एक्टिव हो जाएगा और रक्त का थक्का बना देगा। तो कितना बढ़िया भगवान साइंस पढ़ करके आए थे। पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए थे, है कि नहीं? इतना बढ़िया सिस्टम है कि हवा जाएगा, रक्त का थक्का बने। तो कभी कभी जब पहुंच जाता है हवा तो न देखते हैं कि सुई दियाने के बाद घाव हो जाता है। तो घुआ इसीलिए होता है कि हवा चला गया अंदर में, वहां पे रक्त का थक्का बना दिया। समझे कि नहीं? तो फिर ऑपरेशन कर करके उसको फाड़ना के निकालना पड़ता है अथी को। तो अब अगर नहीं जमाना है
तो हिपोरिन चाहिए। और हिपोरिन अगर क्या हुआ, मर गया, तो रक्त का थक्का बन जाएगा। और यही होता है, जब हाथवा कटता है तो हिपोरिन मरता है, ये दोनों एक्टिव होकर के उसको जमा देता है। क्लियर हो गए? यहां तक क्लियर हो गए? अब ये तीनों पढ़ लेते हैं हम लोग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात? देखिए ध्यान से, ले बंद हो गया हो, काट दीजिए।